लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान का। और आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है असंक्रामक रोग, अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां इत्यादि। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि रोग होता क्या है और कौन कौन से तरीकों से रोग होता है और रोग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं। इनके बेसिकली टाइप्स आपसे एग्जाम में पूछेंगे। तो कितने टाइप्स के रोग होते हैं और किस किस तरीके से रोग होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको स्टडी करना है, जिसपे मोस्टली आपको फोकस करना है, वो है मधुमेह यानी डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है ये आपको ज्यादा अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि डायबिटीज के ऊपर, मधुमेह के ऊपर क्वेश्चंस जरूर बनेंगे और पूरी कोशिश करेंगे हम कि अच्छी तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश करें। फिलहाल चैप्टर थोड़ा लंबा है, टाइम लगेगा, लेकिन हम अच्छी तरीके से इसको पूरा फिनिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर फिनिश होने के बाद में आप जितने भी टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे उसके उत्तर देने के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे, अगर आपने वीडियो पूरा देखा। ठीक है, आज के वीडियो में ये पार्ट 1 होगा और इसके बाद में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये कुछ पार्ट्स में वीडियोस आएंगे ताकि हम पूरा कंप्लीटली चैप्टर पूरा फिनिश कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य जो होता है वो क्यों आवश्यक है, यानी स्वास्थ्य है क्या और अच्छा स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है एक सही तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए। मनुष्य को अपना जीवन अगर लंबा जीना है, यानी अगर जितना भी जिंदगी मनुष्य की होती है उसको वो जीनी है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि वो स्वस्थ रहे। यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टोबैको खाते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, कुछ लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं उनमें समस्या आती है। तो ये एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक क्या होना चाहिए कि जिस एटमॉस्फेयर में, जिस वायुमंडल में वो रहता है वो स्वस्थ होना चाहिए, जिस घर में वो रहता है वो स्वस्थ होना चाहिए, और वो ऐसे मादक पदार्थों का सेवन ना करे जिससे उसके शरीर में कोई समस्या उत्पन्न हो। तो एक स्वस्थ जीवन जो है बहुत ही जरूरी है। और आगे हम बात करेंगे कि भगवत गीता में किस तरीके से कृष्ण ने एक स्वस्थ जीवन के लिए कुछ 4 बातों को बताया है, वो जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सार्थक एवं सुखी जीवन के लिए उत्तम स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। अगर कोई मनुष्य सार्थक और सुखी जीवन जीना चाहता है तो सबसे प्राइमरी क्या है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ क्या है, वही वेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ ही खराब है, अगर आपका बॉडी का फिटनेस ठीक नहीं है, वो दिक्कत है, कोई बीमारी आपको है, तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। एक अच्छे स्वस्थ में अच्छा दिमाग वास करता है। अगर आप हेल्दी हैं, बहुत ही आप चुस्त रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आपका ब्रेन जो है वो सही तरीके से कार्य करेगा, आप चीज़ों को सही तरीके से जल्दी लर्न कर पाएंगे। तो इसीलिए एक सार्थक और सुखी जीवन जीने के लिए उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। दूसरा, हमारे रहन सहन के तौर तरीकों का तथा पर्यावरण का असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रहन सहन और तौर तरीकों, यानी हमारा रहन सहन कैसा है, किस पर्यावरण में हम रहते हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है उसका, और हमारे तौर तरीकों का, हमारे लाइफ की जो लिविंग स्टाइल है वो कैसी है। मतलब हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसका भी हमारे सेहत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो लोग जंक फूड खाते हैं, जो लोग सुबह मॉर्निंग में उठ करके समोसा खाते हैं या फिर जो तली भुनी चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक उत्तम भोजन भी स्वास्थ्य के लिए, उसको लाइफस्टाइल में शामिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें स्वस्थ वो बनाए। जैसे कहा जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी अगर हम गंदा खाना खाएंगे तो गंदगी अंदर जाएगी
और वही गंदगी फिर हमारे ब्रेन से बाहर निकलेगी, है ना। अच्छा भोजन खाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, ब्रेन हेल्दी काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा, विचार करेगा, सोचेगा। तो इसीलिए अच्छा भोजन जरूरी है और मनुष्य को अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन अपने जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। उसके बाद में बहुत पहले मनुष्य बीमारियों को ईश्वर का प्रकोप मानता था, यानी जब उतनी समझ विकसित नहीं हुई थी, ना ही व्यक्ति उतना शिक्षित था, तो उस समय अगर कोई बीमारी किसी को होती थी तो वहां के लोग ये मानते थे कि ये ईश्वर की देन है, मतलब इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये बीमारी ईश्वर की देन है। लेकिन जैसे जैसे समाज थोड़ा शिक्षित हुआ और उनका जो अनुभव था वो बढ़ा, तो उन्होंने समझा कि बीमारियां हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होती हैं और अगर हम कुछ निश्चित चीज़ों का ध्यान रखें तो हम बीमारियों को होने से बचा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो ये धीरे धीरे चीज़ें सामने आईं और आज के युग में अगर हम बात करें तो साइंस, मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुकी है और आजकल हमको प्रत्येक बीमारी के बारे में सब कुछ जानकारी अवेलेबल है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बीमारियां हो रही हैं, लगातार नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जिनके बारे में जानकारी उतनी नहीं है और ना ही कोई उनके लिए बचाव के लिए कोई बहुत ही स्थायी उपचार उपलब्ध है। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कोरोना वायरस का, तो कोरोना जो बीमारी है कोविड-19, इसका वैक्सीन जो है बहुत ही मशक्कत करने के बाद में कुछ देशों ने इसकी वैक्सीन बनाई है और इसकी वैक्सीन धीरे धीरे उपलब्ध कराई जा रही है। तो ऐसे कुछ बीमारियां हो सकती हैं, कुछ विषाणु से या फिर बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जिनके बारे में अभी मनुष्य को उतना ज्ञात नहीं है, लेकिन लगातार रिसर्च चल रही है। तो इसमें हम आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की सभ्यता में जो लोग रहते थे और सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे, वहाँ पे कुछ बीमारियाँ ऐसी थीं जो उस समय भी लोगों को हुई थीं और वो बीमारियाँ आज भी लोगों को होती हैं। जैसे मधुमेह, डायबिटीज़ बीमारी उस समय भी लोगों को होती थी और डायबिटीज़ आज भी होती है, लेकिन आज जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है। आज डायबिटीज़ ज़्यादा मात्रा में लोगों को प्रभावित करती है और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके टाइप 2 होते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे तो बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि डायबिटीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और ये चैप्टर आपको आपके परीक्षा में पास कराएगा ही कराएगा, लेकिन आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप जान पाएंगे कि एक हेल्दी जीवन कैसे जिया जाए, किस तरीके से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल वाला जिंदगी जी सकते हैं कैसे। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, लेकिन आपके लिए, आपके नॉलेज के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर को पूरा फिनिश करने के बाद में आप जान पाएंगे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम अपने स्वास्थ्य को सही रखें और अपने जीवन को अच्छा बेहतर जिएं। तो इसमें आगे हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी है स्वच्छ वायु एवं धूप, यानी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ की जो वायु है वो स्वच्छ होनी चाहिए, यानी उस एटमॉस्फेयर में दुर्गंध ना आती हो, कोई बैक्टीरिया वायरस ना हो आसपास। दूसरा, वहाँ पे धूप आती हो, क्योंकि धूप से हमको बहुत लाभ मिलते हैं। धूप सबसे पहली बात तो ऊर्जा का एक बहुत ही बढ़िया स्रोत है। दूसरा, धूप से हमको विटामिन डी प्राप्त होती है। उसके अतिरिक्त स्वच्छ पेयजल, एक अच्छा पेयजल हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जो गंदे पानी से होती हैं, तो इसीलिए एक अच्छा पेयजल होना आवश्यक है। तीसरा, स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, यानी कुछ लोग गांव देहात में शौच के लिए बाहर जाते हैं और बाहर वो अनगिनत प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। यानी बाहर अगर कोई व्यक्ति जाता है शौच के लिए तो वहाँ के वातावरण में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस होगा तो उससे वो ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसीलिए बाहर शौच से बचना चाहिए। चौथा है संतुलित भोजन करना चाहिए, यानी भोजन ऐसा भी नहीं कि भोजन ज़्यादा कर लिया या भोजन बहुत कम कर लिया, एक निश्चित भोजन करना चाहिए, ठीक है। और कोशिश ये रखनी चाहिए कि जो विद्यार्थी लोग हैं वो शाम को भोजन थोड़ा कम करें,
क्योंकि अगर आप भोजन ज़्यादा कर लेंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे, और अगर बैठ नहीं पाएंगे तो आपकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी और आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भोजन थोड़ा शाम को कम करिए ताकि आप लंबे समय तक बैठ पाएं और पढ़ पाएं। ठीक है, जैसा कहा गया है विद्यार्थियों के लिए कुछ 5 बातें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, जो कही गई हैं विद्यार्थी के 5 लक्षण बहुत ज़रूरी है। जैसे कौन से लक्षण? काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये 5 लक्षण हैं विद्यार्थियों के, और मैं चाहूँगा कि आप सभी को ये लक्षण पता होंगे कि इसका मीनिंग क्या है। काक चेष्टा मतलब क्या होता है? कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानम यानी बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। जिस तरीके से बगुला पानी में खड़ा होकर के मछली पर ध्यान केंद्रित करता है, उसको पकड़ लेता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी का ध्यान उस बगुले की तरह होना चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान का मतलब कुत्ता होता है, कुत्ता, तो कुत्ते की तरह एक नींद होनी चाहिए। यानी कुत्ता कितनी भी गहरी नींद में सो रहा हो, अगर कहीं से कोई आवाज आती है तो कुत्ता तुरंत उठ जाता है। यही निद्रा एक विद्यार्थी की होनी चाहिए। उसके बाद में अल्पहारी यानी भोजन कम करना चाहिए। गृह त्यागी, घर से दूर रहना चाहिए। अगर वो घर में रहेगा, पढ़ाई करेगा, तो ऐसा कहा जाता है घर में रह करके पढ़ाई उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर मिलती है। इसके पीछे कई फैक्टर हैं। ये 5 लक्षण हैं विद्यार्थी के। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं स्वास्थ्यकर आवास होना चाहिए। उसके बाद में यथेष्ट कपड़े पहनना चाहिए। उसके बाद में स्वास्थ्यप्रद वातावरण होना चाहिए, यानी जहाँ पे वो रहता है वो वातावरण अच्छा स्वस्थ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और उसके बाद में बीमारियों से सुरक्षा के लिए कुछ उपायों को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो अब हम बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि स्वास्थ्य क्या है, एक क्वेश्चन पूछ ले कि स्वास्थ्य है क्या, तो स्वास्थ्य की कुछ परिभाषाएं हैं, तो उनको हम समझते हैं। और WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या हो सकता है उसको भी हम जानेंगे। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? शरीर के निरोग होने, सभी शरीरांगों यानी जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं, चाहे वो बाहरी अंग या फिर आंतरिक अंग हों, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, और अंग तंत्रों को सुचारू रूप से काम कर सकने और मानसिक तनाव से मुक्त रहने की स्थिति को हम स्वास्थ्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे हाथ पैर तो सही काम कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदरूनी अंग सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मानसिक स्थिति है वो गड़बड़ है, यानी मानसिक स्थिति हमारी ठीक नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या स्वस्थ होगा? नहीं, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वस्थ होना सभी तरीके से स्वस्थ होना होता है, मानसिक से और भौतिक से। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार है: वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, ना कि केवल बीमारियों या पीड़ा का न होना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि WHO के अनुसार स्वस्थ होना वह स्थिति को दर्शाता है जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संपन्नता हो। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर है वो सभी मौसम और परिस्थितियों के परिवर्तन के अनुसार अपने आप को बदल सकता है, वह तनाव को भी अच्छी तरह झेल सकता है और जीवन का भरपूर आनंद उठा सकता है। यह है स्वस्थ जीवन। तो इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि अगर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है तो आप लोग इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। और अगले पार्ट में हम बात करेंगे विशेष रूप से कुछ बीमारियों की, और उनमें सबसे प्रमुख रूप से हम बात करने वाले हैं मधुमेह यानी डायबिटीज की। मानव रोग क्या होता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मानव रोग होते क्या हैं? सामान्य रूप से रोग हम उसे कहते हैं जिसके शरीर में हो जाने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, यानी वह अवस्था, वह स्थिति जिसमें शरीर का बिगड़ जाना, शरीर के आंतरिक अंगों का सही तरीके से कार्य न कर पाना, या शरीर के बाह्य अंगों में कोई समस्या उत्पन्न होना जिससे शरीर में कुछ विशेष कमजोरी का आभास होना। तो अगर कोई ऐसी स्थिति सामने आ रही है तो हम उसको रोगी बोल सकते हैं। तो वह व्यक्ति क्या है? रोगी है। और ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं मनुष्य का रोग यानी मानव रोग, या फिर वह अवस्था
जब शरीर की सामान्य क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी हमारे शरीर की जो सामान्य क्रियाएं होती हैं उन पर अगर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो हम उस स्थिति को भी मानव रोग कह सकते हैं। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ विशेष बातें हैं, तो हम बात करते हैं कि भगवत गीता में क्या कहा गया है। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुख। इसका मतलब क्या है कि जो व्यक्ति एक निश्चित आहार करता है, निश्चित विहार करता है, यानी निश्चित भोजन करता है, निश्चित बाहर निकलता है, वातावरण में घूमता है, सही तरीके से व्यायाम करता है, निश्चित सोता है, निश्चित जागता है, तो उसका जीवन एक योग के समान है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी कोई रोग नहीं हो सकता। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुख। ठीक है, तो इसमें आगे हम बात करते हैं। आमतौर पर जो रोग मनुष्य में होते हैं वो निम्न प्रकार हो सकते हैं, जैसे शरीर के आंतरिक कारणों से होने वाले रोग, यानी हमारी बॉडी में कुछ विशेष फंक्शंस अगर बिगड़ जाएं तो उससे कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। दूसरा, बाहरी कारणों से होने वाले रोग, यानी बाहर से अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाए शरीर के लिए तो उससे जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको हम बोलते हैं बाहरी कारणों से उत्पन्न होने वाले रोग। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद में हम समझते हैं रोग को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एक को हम बोलते हैं संक्रामक रोग। कैसा बोलते हैं? संक्रामक रोग। दूसरे को हम बोल सकते हैं असंक्रामक रोग। अब इसका मतलब क्या है? कुछ रोग ऐसे होते हैं जो किसी एक व्यक्ति को है और किसी दूसरे व्यक्ति को विभिन्न कारणों से हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को कोई रोग है और दूसरा व्यक्ति उसके साथ रहता है, उसी के साथ खाता है एक थाली में, तो इस तरीके से परस्पर संपर्क से वो रोग एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो परस्पर साथ रहने से, साथ खाना खाने से वो नहीं फैलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो संक्रामक रोग होते हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं, यानी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जो असंक्रामक रोग होते हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। जैसे ऐसे रोग जो किसी जीवाणु या विषाणु से फैलते हैं तो वो आमतौर पर संक्रामक रोग होते हैं, और ऐसे रोग जो किसी जीवाणु या विषाणु से ना फैले उसको हम असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, यानी मधुमेह है, या फिर दिल की बीमारी है, या फिर रक्तचाप की समस्या है, तो यदि ऐसे कोई रोग हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये असंक्रामक रोग हैं, यानी ऐसे रोग जो किसी दूसरे को ना फैले प्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात है कि ऐसे रोग, जैसे मान लीजिए टीबी हो गया, यानी क्षय रोग है, या फिर कोई हैजा हो गया, कोई अदर रोग है, तो ऐसे रोग क्या होते हैं? वो फैलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संक्रामक रोग। रोग संक्रामक और असंक्रामक होते हैं। संक्रामक को हम बोलते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेबल, और असंक्रामक को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। अब यहां पे बहुत ही साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को हो सकते हैं, यानी ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं संक्रामक रोग। और ये सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग होते हैं, यानी ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग होते हैं उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं, हैजा, इन्फ्लुएंजा, जुखाम। ठीक है, जुखाम बैक्टीरिया से होता है या फिर वायरस से होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि जुखाम किससे होता है। जुखाम जो होता है बेसिकली वो एक हफ्ते में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, और जुखाम जब भी होता है तब कोई मेडिसिन नहीं खाना चाहिए, उससे जुखाम बिगड़ सकता है। अगर हम बात करें टीबी की, तो टीबी मतलब होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। ये एक फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है, और टीबी दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य टीबी, एक लेटेंट टीबी होता है। लेटेंट का मतलब गुप्त टीबी होता है, यानी ऐसा टीबी होता है कि जो किसी व्यक्ति को टीबी अगर होगा
तो उसके कोई सिम्टम, कोई लक्षण सामने नहीं आएंगे। लेकिन जो आमतौर पर टीबी होता है उसके लक्षण सामने आते हैं, जैसे उसको जब वो खांसता है तब उसके खांसने में खून निकलता है और उसके फेफड़े में दर्द होता है, फेफड़े में छेद भी हो सकता है। तो ये सिम्टम है। तो जब एक्सरे होता है और जांच होती है तो पता पड़ता है, सिम्टम सामने आ जाते हैं, उसको फीवर भी रहता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डॉट्स क्या होता है, डॉट्स किस रोग से संबंधित है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, टीबी, हैजा को हम बोलते हैं कोलेरा, इन्फ्लुएंजा और जुखाम भी एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा होता है, लेकिन जुखाम थोड़ा सा अलग हो सकता है। डॉट्स जो है वो इन चारों में से किससे संबंधित है और डॉट्स की फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग कमेंट करिए, डॉट्स की फुल फॉर्म बताइए। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल यानी असंक्रामक रोग के बारे में। ये ऐसे रोग होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे रोगों को हम बोलते हैं असंक्रामक रोग, और यह सूक्ष्म जीवों से नहीं होते हैं। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। यह कैसे होते हैं? यह आंतरिक कारणों से होने वाले रोग होते हैं। जो शरीर के अंदर कोई विकार उत्पन्न हो गया तो उससे अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं असंक्रामक रोग। जैसे हार्मोन की गड़बड़ी, हमारे शरीर में जो हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक को हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां और दूसरे को हम बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथियां। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन्स को उत्पन्न करती हैं, और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो एंजाइम्स को उत्पन्न करती हैं। एंजाइम्स एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो हार्मोन्स की गड़बड़ी से और एलर्जी से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं। अगर हम बात करें मधुमेह की यानी डायबिटीज की, तो मधुमेह कैसा रोग है? एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। और उसके बाद में उच्च रक्तचाप और दिल से संबंधित जो और भी बीमारियां होती हैं तो वो कैसी होंगी? वो होंगी असंक्रामक रोग की। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि आगे हमको कौन कौन से डिजीज पढ़नी है और कौन कौन सी बीमारियों को हमको फिनिश करना है, जो आपके डीएलएड 3rd सेमेस्टर के लिए, विज्ञान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम देखते हैं। आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग बात करने वाले हैं मधुमेह यानी डायबिटीज के बारे में, और हम डायबिटीज के सारे पार्ट्स को जानेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, उसमें कौन कौन सी विशेष बातें हैं जो हम जानेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, यानी अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, और कोलेस्ट्रॉल से कौन सी समस्या उत्पन्न होती हमारे शरीर में है। उसके बाद हम बात करेंगे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, और उससे समस्याएं उत्पन्न कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम हमारे ब्लड प्रेशर को मापते हैं, उसकी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जापानी मस्तिष्क ज्वर, एक विशेष प्रकार का जापानी मस्तिष्क ज्वर होता है, वो कैसे होता है वो हम सारी बातें समझेंगे। अगर हम बात करें उच्च रक्तचाप के बारे में तो इसमें हम बात करेंगे आर्टेरोस्क्लेरोसिस की यानी धमनी काठिन्य की बात करेंगे, और विशेष रूप से जब हम हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट में हम समझेंगे कि हार्ट जो है वो फेलियर कैसे होता है, हार्ट स्ट्रोक कैसे आता है। तो इस चैप्टर में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी जो आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए वो जरूरी है जानना। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे डायबिटीज यानी मधुमेह रोग के साथ। हम इसको पढ़ेंगे, जानेंगे कंप्लीट इसकी बातें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं और ये कैसे होता है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद।